वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नावल रगे जान से करीब तर का पार्ट 40। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोहान अपने सामने लैपटॉप खोले, अपने लंदन वाले क्लाइंट से वीडियो डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पूरे इन हमाक से मीटिंग करने में मसरूफ था। जब साइड टेबल पर रखे उसके मोबाइल पर एक खास रिंग ट्यून बजी थी जो उसने खास तौर पर सनीशा की कॉल और मैसेजेस के लिए मुख्तस कर रखी थी। इस वक्त भी मीटिंग में होने के बावजूद वो मोबाइल उठाता, वो मैसेज नोटिफिकेशन ऑन कर गया था, ओपन कर गया था, मगर स्क्रीन पर उभरती तस्वीर देख वो कितने ही लम्हे नजरें फेरने के काबिल नहीं रहा था। येलो रंग के लहंगे में फूलों के जेवर से सजी वो हसीन परी कोई और नहीं बल्कि उसकी जनीशा मेरान थी। उससे नाराजगी के बावजूद जुहान उसको किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर पाया था। जबकि सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता मिस्टर डेविड उसे बुला बुला कर थक गया था, मगर जुहान के लिए तो जैसे वो तस्वीर इस करोड़ों की डील से कहीं ज्यादा कीमती थी। और ऊपर से ये तस्वीर उसे जनीशा ने खुद अपने मोबाइल से सेंड की थी। मिस्टर जुहान, आर यू ओके? मिस्टर डेविड बेचारा उसे पुकार कर आखिर में मायूसी भरे लहजे में उसे पुकारते हुए बोला था, ओ आई एम सॉरी मिस्टर डेविड, प्लीज कंटिन्यू। जुहान को अचानक होश आया था। उसकी इतनी देर बाद जाकर रिस्पॉन्स करने पर मिस्टर डेविड ने भी शुक्र अदा किया था, लेकिन उसके बाद जुहान कोशिश के बावजूद पूरी मीटिंग में एक बार भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाया था और मीटिंग इंतहाई बुरी रही थी। मगर जुहान को इसकी परवाह नहीं थी। लैपटॉप बंद करते उसने फिलहाल के लिए सारी नाराजगी पसे पुष्ट डालते सनीशा का नंबर डायल किया था। ये एक छोटी सी बात ही उसका दिल नरम करने की वजह साबित हुई थी कि सनीशा ने खुद उससे अपनी तस्वीर सेंड की है। आप यहाँ हैं और मैं कब से आपको हॉल में ढूंढ रही थी। मावरा हाइफा को सीढ़ियों की जानिब बढ़ता देख उसके करीब आई थी। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करने अपने रूम में जा रही हूँ। हाइफा उससे अपने आंसू छुपाते रुख मोड़े बोली, आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती हैं? मुझे बाबा ने बताया है कि अजमीर लाला की सपोर्ट की वजह से ही हमें इस घर में सबने कबूल किया है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अजमीर लाला भी आपको यहाँ देखना चाहते हैं। मावरा उसकी भीगी आंखें देख चुकी थी। मैंने हार नहीं मानी मावरा, और न कभी जिंदगी में अजमीर के हवाले से हार मानूंगी। मुझे लगता है मैं मोहब्बत की दहलीज पार करके उनसे इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी हूँ। उनके लिए मेरी चाहत दीवानगी की हदों को छू चुकी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ मैं उनके साथ कर चुकी हूँ उसके बाद मैं उनके इससे भी कहीं ज़्यादा बुरे रवैये की मुस्तहिक हूँ। उनकी इज्जत मेरी निगाहों में मजीद बढ़ चुकी है। अजमीर मेरान जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है, और मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर करती हूँ। मगर मावरा, न जाने क्यों दिल को अजीब सा धड़का लगा हुआ है। मैं अजमीर को पाने से पहले ही खो देने से डरती हूँ। मुझे लगता है वो मुझसे दूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी उनके बगैर मैं। हाइफा आंसुओं के दरमियान बोलती मावरा का दिल भी दुख से भर गई थी। न जाने वो दिन कब आने वाला था जब उसकी बहन की दुखों भरी जिंदगी खुशियों में बदलेगी। ची बेचारी हाइफा, मेरी देखा देखी अजमीर के लिए तैयार हुई थी तुम, और उन्होंने तुम पर एक निगाह डालनी भी जरूरी नहीं समझी। कहीं अजमीर मेरान के इस महल में आकर उनके दिल की मालिका बनने के सपने तो नहीं देखने लग गई तुम? हाइफा की आखिर में बोली आधी अधूरी बात सुनते और समझने की कोशिश करते सवेरा अपने अंदर की भड़ास उस पर निकाल गई थी। सवेरा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मावरा ने पलट कर उसे टोका था। वो अच्छे से जानती थी कि सवेरा हाइफा के गैर मामूली हुस्न से किस कदर हायफ है। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि सवेरा मजीद अपनी जबान खोलती, हाइफा को अपने अकब से उस दुश्मन जान की आवाज़ सुनाई दी थी। उसकी धड़कनें फिर से बेकाबू हुई थी। कुछ नहीं, वो सवेरा अजमीर के सामने अपना ये रूप नहीं लाना चाहती थी, इसलिए एकदम घबरा गई थी। मैं जनीशा की खुशी में कोई फजूलियात नहीं चाहता। सवेरा पर एक सख्त नजर डालकर उसे वार्न करते अजमीर ने वहां से जाने का इशारा कर दिया था, जिस पर सवेरा के साथ साथ मावरा भी जल्दी से निकल आई थी। हाइफा ने भी उनके पीछे जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही थे जब एन पीछे खड़े अजमीर ने उसकी कलाई दबोचते अपनी जानिब खींच लिया था। हाइफा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। हाइफा का पूरा वजूद अजमीर के लम्स पर लरसने लगा था, जबकि अजमीर तो हाइफा का ये कातिलाना हुस्न देख पहली निगाह में ही पूरी तरह घायल हो गया था। जिस कदर गुस्से में उसने हाइफा को अपने करीब किया था, हाइफा का ये सुहाना रूप उसको हिप्नोटाइज सा कर गया था। उसका हर अमल बताता था उससे अब भी बेपनाह मोहब्बत थी इस बेवफा लड़की से। शफाफ गालों पर ब्लश ऑन से भी ज्यादा उसकी कुर्बत की सुर्खी छा गई थी। लाल लिपस्टिक लगे उसके नाजुक पंखड़ियों से कपकपाते लब और उनसे जरा ऊपर चमकता सियाह तेल अजमीर को मुकम्मल तौर पर अपने शहर में जकड़ गए थे। हाइफा उसके चौड़े सीने पर दोनों हथेलियां जमाए खड़ी पूरी तरह से
उसके साथ लगी हुई थी। वो दोनों ही इस वक्त भूल चुके थे कि वो बेडरूम में नहीं बल्कि मेहमानों से भरे घर के ड्राइंग रूम में खड़े हैं। मगर वो अजमीर मेरान था, उसे अपने आप पर पूरा इख्तियार था। उसके मजबूत असाब का मालिक होने का सबूत ही यही था कि वो कमजोर लम्हों में भी हाइफा जैसी बेहद हसीन क़यामत हेस हुस्न की मालिक लड़की को अपने करीब आने से धुतकार चुका था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके मेरा प्यार हासिल करने में कामयाब हो जाओगी? हाइफा के बालों में हाथ फंसाए वो उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर चुका था और अगले ही लम्हे अजमीर का शिद्दत भरा लम्स उसे अपने दिल पर महसूस हुआ था। हाइफा इस दहकते लम्स पर जी जान से लरज उठी थी। अजमीर की गर्म सांसें उसका चेहरा झुलसा रही थी। हाइफा की जान मुश्किल में पड़ चुकी थी। इस शख्स की इतनी कुर्बत बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने चंद कदम पीछे हटना चाहा था जब अजमीर उसकी नाजुक कमर में हाथ डालता अपने मजीद करीब कर गया था, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसें बासानी महसूस कर सकते थे। ऐसी गलती दोबारा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाइफा के कान पर झुककर गंभीर भारी सरगोशियाना लहजे में बोलता वो उसकी धड़कनों का निजाम दरहम बरहम कर गया था। हाइफा का यूं दूर होना अजमीर को शदीद गुस्सा दिला गया था, इसलिए उसने फौरन वार्न किया था। हाइफा ने उसके हाथ का लम्स अपनी कमर पर महसूस करती कमर पर महसूस करती कांप उठी थी। उसने अजमीर की शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबोच ली थी। अजमीर मैं हाइफा ने कुछ कहना चाहा था मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही अजमीर हाइफा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। हाइफा ने उसके यूं अचानक दूर हो जाने पर खौफज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखा था। मेरे लिए चाय लेकर आओ। अजमीर उसकी खतरनाक हद तक लाल पड़ती रंगत देख बोलता हॉल की जानिब बढ़ गया था। अजमीर को खुद पर इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रहा था मगर आज वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। दिल हमक हमक कर हाइफा की कुर्बत का वहाँ था मगर दिमाग उसकी गलती इतनी जल्दी माफ़ करने पर रजामंद नहीं था। अजमीर इसी सब में उलझता मजीद झुंझलाहट का शिकार हो रहा था। हाइफा के करीब आने से जो सुकून उसे मिलता था वो उसी का मुतलाशी था। हाइफा को चाय लाने का हुक्म देता वो हॉल में कासिम साहब और बाकी सब कजन्स के दरमियान आ बैठा था, जहां अब फैमिली की तमाम खवातीन मौजूद थीं और सबकी आपस में मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। सवेरा और सदफ सबको मुलाजमीन के साथ मिलकर चाय सर्व करने में मसरूफ थी। जब सवेरा अजमीर को वहां आता देख नहायत खुशी से उसे चाय देने के लिए उसी की जानिब बढ़ी थी। नो थैंक्स। चाय की शदीद तलब होने के बावजूद वो सवेरा से चाय लेने से इनकार कर चुका था क्योंकि उसकी निगाहें अपना लहंगा संभाले हॉल में चाय लेकर एंटर होती हाइफा पर थी, जो वहां उसके इर्द गिर्द बैठे सब कजन्स की वजह से आगे आने में हिचकिचाहट का शिकार थी। अजमीर इतने दूर बैठे भी उसकी प्रॉब्लम समझ गया था। थकावट की वजह से मेरे सर में दर्द है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। शमसा बेगम को इन्फॉर्म करते अजमीर दरवाजे के बीचों बीच हाइफा के करीब आया था। चाय मेरे रूम में लेकर आओ। अजमीर उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से घूरता नया हुक्म सादिर कर गया था, जिसके जवाब में हाइफा के हाथ में चाय का मग लरस कर रह गया था। वो जो वहां सबके सामने उसे चाय देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमरे में अकेले होने के एहसास से वो कांप उठी थी। उस पर इस वक्त वो मुहावरा फिट बैठता था, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मगर उथल पुथल होती धड़कनों को काबू करते वो अजमीर के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मावरा की बच्ची, आज तुम मेरे हाथों नहीं बच पाओगी। ये क्या किया तुमने? सनीशा हाथ में मोबाइल पकड़े सुहान की आती कॉल देख घबराहट का शिकार हुई थी। मावरा ने उससे बिना बताए शरारतन उसकी तस्वीर सुहान को सेंड करती थी। सनीशा को जैसे ही मावरा का ये कारनामा पता चला उसी लम्हे सुहान की कॉल आना भी शुरू हो चुकी थी। एहसान फरामोश लड़की, मैंने तो हेल्प की तुम्हारी, देखो मेरी एक हरकत से तुम्हारे रूठे पिया कैसे मान गए हैं। मावरा उसकी रोनी सूरत देख अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तुम्हारे इस एहसान का बदला तो मैं बाद में पूरा करती हूँ, पहले इसे हिटलर से निपट लो। सनीशा उससे जबरदस्त घूरी से नवाजती मोबाइल हाथ में लिए साइड पर हुई थी। कॉल अटेंड करते ही उसके समाते से सुहान की आवाज टकराती उसकी सांसें मुंतशिर कर गई थी। हाइफा लरजीदा हाथों से अत खुला दरवाजा धकेलती अंदर दाखिल हुई थी। उसने एक मतलाशी निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाई थी मगर अजमीर कहीं नहीं था। हाइफा की हिम्मत बंधी थी। वो जल्दी से चाय वहां रखकर अजमीर के आने से पहले के इरादे से आगे बढ़ी थी। इतने दिनों से यहाँ होने के बावजूद आज पहली बार हाइफा अजमीर के कमरे में आई थी। उससे बाकी सबसे ही पता चला था कि अजमीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बिला वजह उसके कमरे में दाखिल हो। उसके जहाजी साइज बेड की जाने बढ़ती हाइफा उसके कमरे आलीशान कमरे से बहुत मुतासिर हुई थी। ये शायद इस महल नुमा घर का मास्टर बेडरूम था, जो मीरान पैलेस के सबसे लाडले सपूत और काफ़ी हद तक ख़ानदान के
माने जाने वाले सरबराह के पास होना ही डिजर्व करता था। हाइफा बेड साइड पर ट्रे रखती पलटी ही जब दाएं जानिब खुलते वॉशरूम के दरवाजे की आवाज पर हाइफा की सांसें थम सी गई थी। उसने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ते लरसती घनेरी पलकें उठाकर अजमीर की जानिब देखा था, मगर अगले ही लम्हे वो हयार हुफ्फत से चेहरा झुका गई थी, क्योंकि अजमीर ब्लैक ट्राउजर में मलबूस शर्टलेस खड़ा था। उसका कसरती सीना और कंधे उसकी मजबूत बॉडी में नुमाया थे। हाइफा के पसीने छूट चुके थे। वो वाकई इस शख्स के सामने चूंटी की हैसियत रखती थी। वो चाय? हाइफा चाय की जानिब इशारा करती झुके चेहरे पर गिर आई बालों की लटों को कान के पीछे अड़सते बोलती जाने के लिए पर तोलने लगी थी। अजमीर की तरफ से उसकी बात का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था, मगर हाइफा बिना देखे ही उसकी अपनी जानिब होती पेशकदमी महसूस कर सकती थी। हाइफा पर एक बार फिर लर्जा तारी हो चुका था। उसे कमरे से ऑक्सीजन खत्म होती महसूस हुई थी। उसने अपने लहंगे को दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया था। उसकी ये सारी घबराहट और हड़बड़ाहट अजमीर से बिल्कुल भी पोशीदा नहीं रह सकी थी। वो हाइफा के बेहद करीब आन खड़ा हुआ था, मगर हाइफा चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखने की भी जुर्रत नहीं रखती थी। अजमीर ने जरा सा आगे को झुकते फूंक मारकर उसके चेहरे और होंठों को बार बार छूती लटों को बाहर का रास्ता दिखाया था। न जाने क्यों उसे बार बार हाइफा के बालों का होंठों से आकर टच होना नागवार गुजर रहा था, जिनका बिना इजहार किए वो अपना जताते हाइफा के चेहरे से हटाते कानों के पीछे कर गया था। ऊपर से हाइफा के लाल होंठ अजमीर के खौफ से लरसते कांपते उसी के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गए थे। सर मैं जाऊं? हाइफा ने बामुश्किल ये अल्फाज अदा कर ही लिए थे। डोर क्लोज करके आओ। अजमीर उसकी खुद से फरार होने की कोशिश नोट करता अपना नया हुक्म सादिर कर गया था, जिस पर हाइफा ने खौफजदा नजरों से उसकी जानिब देखा था, मगर वो उसके बेइंतहा करीब खड़ी थी, इसलिए फौरन नजरें झुका गई थी। उसका दिल धड़क धड़क कर आपे से बाहर हो रहा था, मगर अजमीर की हुक्म अदुली वो किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। आने वाले वक्त का सोच कर गैर होती हालत के बावजूद हाइफा मरे मरे कदम उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। अजमीर के कहे के मुताबिक दरवाजे को कांपते हाथों से लॉक करती वो पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार दिल को संभालने की कोशिश करती वापस अजमीर की जानिब पलटी थी और सर झुकाए उससे काफी फासले पर आन खड़ी हुई थी। अजमीर सीने पर बाजू बांधे उसके सुहाने रूप को गहरी नजरों से घूरता उसकी जानिब बढ़ा था। हाइफा ने खौफजदा होने के बावजूद जरा सा भी अपनी जगह से पीछे हटने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अजमीर को इस बात से कितनी चिढ़ थी। आज भी कोई नशावर दुआ लेकर आई हो, या फिर पहले ही मेरी चाय में मिला चुकी हो ताकि मेरे बेहोश होते ही तुम फिर यहाँ से भाग निकलो। अजमीर ने उसके बेहद करीब आकर खड़े होते गहरा तंज किया था, जिस पर हाइफा ने तड़प कर सर उठाते उसकी जानिब देखा था, जो वहशतनाक निगाहों से उसे अपने गुजरे अजियत भरे लम्हे याद करते तड़पा गया था। अजमीर! हाइफा ने भीगती आंखों से उसे देखते नफी में सर हिलाया था। अजमीर अब सिया स्लीवलेस बनियान पहन चुका था, इसलिए हाइफा भी अब कंफर्टेबल थी। अब मर जाऊंगी, मगर ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाइफा अजमीर का भरोसा वापस जीतने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करके आई थी। उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब अजमीर ने उसकी नाजुक कमर को अपनी सख्त गिरफ्त में दबोचते अपने बेपनाह नजदीक कर लिया था। मिसेस हाइफा अजमीर, मेरी एक बात गौर से सुन लो और अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा भी लो। मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है, क्योंकि फिर मैं बात दोहराता नहीं सजा देता हूँ। इतनी ठंड में भी हाइफा के माथे पर घबराहट के मारे पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हुई थी, जिन्हें अपनी मजबूत हथेली में जज्ब करते वो हाइफा को सांस रोकने पर मजबूर कर गया था। हाइफा दिलो जान से उसकी अगली बोली जाने वाली बात की जाने मुतवज्जा हुई थी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अजमीर ये अल्फाज अदा करने के साथ हाइफा को मजीद अपने करीब कर गया था। हाइफा बिल्कुल उसके सीने से लगी आंखें फाड़े बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासरात लिए खड़ी थी। तुम पर तुमसे भी पहले मेरा हक है और मेरे अलावा किसी का भी नहीं। अजमीर बोल रहा था, जबकि हाइफा अपने आप को आसमानों में उड़ता महसूस कर रही थी। वो उसके कंधे पर दोनों हथेलियां जमाए उससे बेखुदी सी सुने जा रही थी। और ना इन आंखों में मेरे अलावा किसी के लिए आंसू बहेंगे, और इन होंठों की मुस्कान की वजह सिर्फ मैं होना चाहिए हूँ, और इनके खौफ से लरसने और कांपने का रीज़न मेरी कुर्बत के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अजमीर का हाथ उसकी आंखों से होता होंठों पर आन रुका था, जिन पर सजी रेड लिपस्टिक पहली नज़र से ही उसकी निगाहों के हिसार में थी और उसके जब्त को आजमाती उसे कब से बेकरार किए दे रही थी।
अजमीर कितनी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए था, ये सिर्फ वही जानता था। हाइफा बेकाबू होती सांसों के साथ खड़ी सिर्फ उसे तके जा रही थी। अजमीर आप। हाइफा ने उससे कुछ कहना चाहा था, मगर अजमीर को अपनी बात के दौरान उसका यूं टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसकी सजा के तौर पर अजमीर हाइफा पर झुकता उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा गया था। वो इन लाल रस भरे होंठों का वार मजीद नहीं सह पाया था। हाइफा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ाई थी, मगर अजमीर उसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू हमाल करता उसे अपनी बाहों में पूरी तरह भर गया था। उसके लम्स में छुपी नाराजगी, गुस्सा, झुंझुलाहट, इस तरह बेचैनी और बेकरारी के साथ साथ कितनी केयर और वालेहाना चाहत छुपी थी, हाइफा बाआसानी महसूस कर पाई थी। उसके लम्स में कभी नफरत का एहसास नुमाया नहीं होता था। वो शदीद गुस्से और तैश के आलम में भी उसे इंतहाई नरमी से छूता था कि हाइफा को अपने होने पर नाज हो उठता। मगर वहीं अजमीर के लम्स की शिद्दत बर्दाश्त करना भी उसके लिए आसान नहीं था। इस वक्त भी लम्हा बा लम्हा मध्यम होती सांसों के साथ उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते हाइफा की आंखों से आंसू बह निकला था, जिसके बाद ही अजमीर को भी उस पर रहम आ गया था। अजमीर हाइफा को आज़ाद करता पीछे हटा था, जबकि हाइफा गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती अजमीर के सीने में चेहरा छुपा गई थी। न जाने कितने ही लम्हे गुजर गए थे, मगर हाइफा उसके सीने से लगी खड़ी सारी दुनिया का सुकून अपनी इस मजबूत पनाहगाह में महसूस कर रही थी, जिसके अलावा उसे ज़िंदगी में किसी शय की तलब नहीं थी। अजमीर मेरान उसकी पूरी दुनिया था। न जाने किस एहसास के ज़रिए असर अजमीर चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। उसका दिल अभी कुछ देर पहले उस पर पूरी तरह वाज़ेह कर गया था कि वो ना इस लड़की को अपने दिल से निकाल पाया था और ना उसकी मोहब्बत को। मगर जो गलती हाइफा ने की थी, उसके बाद दोबारा हाइफा पर एतबार करना और इतनी जल्दी उसे माफ़ करने को अजमीर किसी सूरत तैयार नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी, जिस पर हाइफा होश की दुनिया में लौटती अजमीर से दूर हुई थी। अपनी बेखुदी पर हाइफा का चेहरा शर्मो ख्याल से लाल हुआ था और साथ ही दरवाजे पर किसी के होने का ख्याल उसे अलग घबराहट में मुब्तला कर गया था, क्योंकि मावरा के अलावा इस घर में कोई भी उनके रिश्ते की हकीकत से आगाह नहीं था। मगर वहीं अजमीर के तासुरात हनूस थे, जैसे हाइफा का उसके कमरे में पाया जाना कोई बड़ी बात ना हो। अजमीर को दरवाजे की जानिब बढ़ता देख हाइफा चाहने के बावजूद उसे रोक नहीं पाई थी। अजमीर के दरवाज़ा खोलते ही दूसरी जानिब से सवेरा की चहकती आवाज़ अंदर खड़ी हाइफा को शदीद जलन में मुब्तला कर गई थी। सवेरा इस वक्त उसके शौहर के कमरे में क्या करने आई थी? सवेरा जो हर तरफ हाइफा की गैर मौजूदगी नोट करती यहाँ तक आई थी, अजमीर को दरवाजे में इस्तेहज़ादा देख वो उसके छोड़े वजूद से पीछे कुछ देख ही नहीं पाई थी। वो हाला जानी ने बताया है कि आपके सर में दर्द हो रहा था, तो मैं आपके लिए चाय और पेन किलर लाई थी। ये स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने से आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। सवेरा की बात पर हाइफा ने हुफ्की से अजमीर की पुश्त को घूरा था, क्योंकि सवेरा का अंदाज बता रहा था कि वो उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी। इतनी बेतकल्लुफ़ी दिखाने की हिम्मत तो हाइफा उसकी बीवी होने के बाद भी नहीं कर पाई थी। मेरे पास चाय भी है, सर दर्द और थकावट खत्म करने की दवा भी मौजूद है, तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अजमीर का इशारा हाइफा की जानिब था, जिसे समझते हाइफा के होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये शख्स शदीद नाराज़गी के बावजूद भी किसी दूसरी औरत की जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ था, और हाइफा के इतने बड़े धोखे के बावजूद उसके साथ ज़रा सा भी सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया था। वो इस शख्स के साथ पर नाजा ना होती तो क्या करती? So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.